पॉलिटी है, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका इसमें आईआर का सेक्शन है। स्पेशली अगर मैं इन 3 सेक्शन की बात करूं तो आपका ये बेसिक आपको यहाँ हेल्प करेगा। कितना ज्यादा एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 100 में से 30 1/3 यहाँ से आ गया। और ये ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी के साथ हुआ, इसके पहले भी आप देखेंगे कई सब्जेक्ट्स, तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में एकदम पीएचडी कर लेनी, एक एवरेज बैलेंस के साथ साथ आपको सिलेबस कवर कर लेना है। डेमोक्रेसी का मेन एसेंस क्या है? डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन तो है, इलेक्शन उसकी आत्मा है। सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे इस बैच में, जो कि आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपसे पॉलिटी के एक इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप सभी ने स्टार्ट की है तो उस प्रिपरेशन की जो शुरुआत है वह आपके फाउंडेशन से होती है। उस प्रिपरेशन की जो शुरुआत है वह आपकी होती है एनसीईआरटी से। और आप सभी जो कि आगे आने वाले जो वर्ष है उसमें यूपीएससी देना चाहते हैं, और आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट्स का बेसिकली जो एक फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वह स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ताकि आप आगे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, मटेरियल है, उसको बहुत आसानी से ग्रेस्प कर पाओ। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट क्लासेस। और ये जो एनसीईआरटी फाउंडेशन आपका प्रोग्राम है, जिसमें सभी टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एंड मैं आप सभी को पॉलिटी बताने वाली हूँ, पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि एनसीईआरटी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी कुछ सब्जेक्ट्स आपके ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, हो चुके हैं। आगे आपको इकोनॉमी और पॉलिटी अभी मिलने वाला है। सो इंश्योर कीजिए कि कॉन्टिन्यूटी के साथ अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाए, ताकि आगे आप अपना जो स्टैटिक है, आगे जो स्टैंडर्ड पढ़ो, उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाओ। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है और आप सभी के लिए इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। हाँ, इसमें एक बात ये जरूर है कि आपको लग रहा होगा कि मैम सब्जेक्ट वाइज वैसा नहीं हो रहा जैसा पहले हुआ कि आप चैप्टर वाइज करा दो। तो बच्चे, आपको यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है और इसीलिए हम जा रहे हैं टॉपिक वाइज। यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है, सो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली वो कहीं पे भी यूपीएससी में एनसीईआरटीज में कहीं पर भी होगा, किसी भी चैप्टर में होगा, हम उसको वहां से कवर कर लेंगे। ओके, सो आप सभी के लिए अगर चाहते हैं कि क्लास नोट्स जो है वो डाउनलोड करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके हमसे ऐड हो सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं आप इस फ्री बैच पे। ठीक है, तो कंप्लीटली बच्चा फ्री सीरीज है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि किसी ऐसे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं कि अगर आप 2028 देने वाले हैं या देना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि एटलीस्ट आपके पास 2 और 3 इयर्स है और आप चाहते हैं कि किसी एक ऐसे कोर्स से जुड़े कि 3 साल कॉन्टिन्यूटी के साथ स्टेज वाइज आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाए, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रारंभ बैच। और ये 3 ईयर का प्रोग्राम है 2028 को टारगेट करते हुए। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रिपरेशन है बच्चा, वो कराई जाएगी। इसमें प्रीलिम्स, बेस, इंटरव्यू, आपको पता है 3 स्टेजेस होते हैं, एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में आपको अलग तरीके से गियर अप करके सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। फर्स्ट में फाउंडेशन, सेकंड में एडवांस प्रिपरेशन और थर्ड में रिगरस रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ताकि अब जब आप एग्जाम दें, आप एग्जाम रेडी रहें। आप जब एग्जाम दें तो एग्जाम रेडी रहे। और अभी जो फी है इसकी पर ईयर 10,667 है। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन पर जाकर इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और 3 साल की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और कंप्लीट आपका यूपीएससी इससे हो जाएगा। चलिए, सो हाँ, एक बात और, जिन बच्चों को लगता है कि मैम आपकी क्लासेस का इंफॉर्मेशन एंड पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, नोट्स कहाँ से हम ले सकते हैं, तो बच्चे ये टेलीग्राम चैनल है आपके लिए @मंजू चौधरी PW UPSC वाला, आप इसको सर्च कर ले या स्कैन कर ले, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। चलिए, तो ये तो थी जानकारी। और अब थोड़ी सी बात हो जाए हमारी टाइम टेबल की, कि जो टाइम टेबल है आखिर वो क्या होगा। देखो, टाइम टेबल में अब जैसे आपको आज तो हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो करने वाले हैं जिसमें कि हम पॉलिटी का इंट्रो देखेंगे, और पॉलिटी के इंट्रो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक थोड़ा सा टच भी करेंगे, ट्रेंड की बात करेंगे, एंड इंडियन पॉलिटी की बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सेक्शंस कि एवरी ईयर आपको 15 to 20 क्वेश्चंस
प्रीलिम्स में मिल जाते हैं एंड मेंस में जीएस पेपर 2 में तो आपको हेल्प करता ही है, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन देखियो बच्चों, ये स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद आपको जो फर्स्ट क्लास मिलने वाला है वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी। सेकंड आपको क्लास मिलेगा सिटीजनशिप का। थर्ड आपको मिलेगा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 आपका रहेगा इलेक्शन। 5 आपका देखो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, तीनों को मिला दे तो हमारे गवर्नमेंट का एक सिस्टम बन जाता है, कैसे बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका 5, 6 और 7 टॉपिक होगा। देन फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो 9 लेक्चर्स है ये आपको मिलेंगे। 9 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ही हमने कंसाइज ढंग से इसको सिलेक्ट किया है कि जो यूपीएससी के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के इंट्रो से। पॉलिटी के इंट्रो में हम बात करेंगे कि अगर हम आप सभी जानते हैं कि अगर आप जीएस पेपर की बात करें एंड मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूं, तो प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि स्पेशली जब हम कोर सब्जेक्ट्स पर आते हैं बच्चों, तो कोर सब्जेक्ट में आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि आपके 4 कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो यहां पर पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट वेटेज, कि आपको हर साल वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सेक्शन है ना, एंड इसमें आपको मिल जाता है ऑन एवरेज, आपको हर कोर सब्जेक्ट से मिल जाता है। हाँ, यूपीएससी कभी कभी कम ज्यादा कर देती है, बट पॉलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएस आप अगर मेंस किए तो प्रीलिम्स की बात होगी बच्चा। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आप देखिए कि आपका जो पेपर 2 है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका इसमें आईआर का सेक्शन है। स्पेशली अगर मैं इन 3 सेक्शन की बात करूं तो आपका ये बेसिक आपको यहाँ हेल्प करेगा, और कई सारे क्वेश्चंस भी हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये समझ पाए कि कितना ज्यादा एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 2024 तक, और 25 में भी आप देखेंगे अप्रोक्स आपको 15 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं। 15 से लेके अगर आप 2025 तक की बात करें तो बच्चा इन 10 सालों में ऑन एवरेज अगर मैं इन सब का निकालूं, देखो किसी किसी साल तो यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देती है कि 2017 में एक तो करंट अफेयर भी पॉलिटी का ज्यादा आ गया, और इस तरीके से दोनों चीजें मिक्स करके ये 29 तक चला जाता है। मतलब 100 में से 1/3 यहाँ से आ गया। और ये ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी के साथ हुआ, इसके पहले भी आप देखेंगे कई सब्जेक्ट्स इस तरीके से आ जाते हैं, कभी कम आता है, कोई ज्यादा आता है, बट आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कवर करना है ना। 2021 में देखेंगे तो 22 है, 22 क्वेश्चंस पूछे गए। 24 की बात करेंगे 22 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार थोड़े से कम हो गए, अप्रोक्स 15 के आसपास है, इस बार थोड़े से कम हो गए, ठीक है। देखो 19 है, 13, 17, तो कभी 11 भी है। तो यूपीएससी का ये है कि कोर सब्जेक्ट से तो बच्चे आता ही है, कोर सब्जेक्ट तो आपने कवर करनी ही है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा दे देता है, कभी एकदम ही गायब करके एक क्वेश्चन मॉडर्न से डाल देता है, मिडाइवल एंशिएंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन मतलब एक काइंड ऑफ बैलेंस आपको सीखना होगा कि जब इंटरव्यू तक की आप प्रिपरेशन करते हैं, और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन में आपको लगभग 20-22 सब्जेक्ट के आसपास विद ऑप्शनल, करंट अफेयर एंड अदर जो मेंस के आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स है, तो उन सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट में एकदम पीएचडी कर लेनी है, एक एवरेज बैलेंस के साथ साथ आपको सिलेबस कवर कर लेना है। तो ज्यादा ज्ञानी बाबा ना बने, जो सिलेबस दिया है जस्ट उसको आपको सिलेबस से स्टिक रहे, सिलेबस को समझो, सिलेबस से समझो, उसको पढ़ो। ये बस समझो कि आपको कोई भी बुक, कोई भी कोर्स कभी भी खत्म करना है, आपको जो मेन पर्पस होना चाहिए सिलेबस के टॉपिक्स कवर करना। और ऐसे बच्चे जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहूंगी, जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, बच्चा सिलेबस उठाओ, हर एक सिलेबस के टॉपिक को, मेन एशंस को समझो, पीवाईक्यू करंट अफेयर के साथ मर्ज करो। अगर वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज उस पर प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज करो एज मेनी टाइम जो पॉसिबल है, एंड मेंस आंसर राइटिंग करो जो इंपॉर्टेंट है फॉर मीन्स पर्सपेक्टिव, है ना। थोड़ी सी चीजों को समझो। ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी है,
स्पेशली मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाली हूँ। देखो वैसे मैं सिलेबस की आपसे बात करूं, सिलेबस के पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताती हूँ। ऐसे टॉपिक जिन्हें हम मानते हैं स्टैटिक, और एक ऐसा पोर्शन होता है जिससे करंट अफेयर। तो बेसिकली जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो भी आवारा ऐसे डॉग है, रेबीज के इतने ज्यादा प्रॉब्लम, इतने केसेस बढ़ गए कि दिल्ली में ही 25,000 केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया फिर उसको सुधारा, रिफॉर्म करके फिर दूसरा जजमेंट आया। आपको समझ में आती है चीजें कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है, वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, जब आप गवर्नेंस पढ़ते हैं, जब आप पूरे पॉलिटिकल साइंस और सिस्टम को समझते हैं, देन आपको ये बात समझ में आती है कि अच्छा ये जो पूरा सिस्टम है वह कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए। सो स्टैटिक टॉपिक देखो, इस सेशन में एटलीस्ट आप ये सीखो कि कौन कौन से टॉपिक आपको पॉलिटी में पढ़ने। कुछ स्टैटिक होंगे जिनमें बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हमेशा करंट अफेयर के साथ पढ़ना होता है। एंड स्टैटिक टॉपिक देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बच्चा अगर आप पढ़ोगे, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि आपका बेसिकली आप देखेंगे कि इसमें इवोल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, यूटीज हैं, सिटीजनशिप है, सैलेंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूलर अमेंडमेंट्स हैं। कितने अमेंडमेंट्स हो गए अभी तक बताइए। सो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं कि इसको रोज चेंज होना है। अगर आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जो चीज 73 के चार्टर से शुरू होती है वो आपकी 1947 में किस तरीके से चेंज होती है। तो ये जो चार्टर और एक्ट है वो किस तरीके से चेंज होते रहे, और हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लर्निंग यहां से ली, एंड देन उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बना। ये सारी बातें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब वो तो चेंज होगा नहीं, तो काइंड ऑफ स्टैटिक टॉपिक। ओके, राइट एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ पढ़ो ना पढ़ो बच्चे, ये जरूर जानो, क्या जानो, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर समटाइम्स आप देखेंगे बच्चा, आप 2018 का पेपर 19 का देख लीजिएगा, और आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए तो आपको 5 क्वेश्चंस जीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से मिल जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट तो पॉलिटी है, लेकिन पॉलिटी में भी जो आपका टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा काम करो। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है, काउंसिल, हम इन सब टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। आपके फाउंडेशन अभी जो मैं आपको 9 क्लासेस देने वाली हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम सारी चीजें हमें पढ़नी है ना। आगे आप देखेंगे कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ और एग्जीक्यूटिव जुडिशियल रिलेशनशिप्स की भी बात करेंगे जुडिशरी वाले टॉपिक में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यूपीएससी पूछता है, कैग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन इन दोनों बड़े बहस और बड़े डिबेट में है ना। तो डिस्प्यूट, कभी भी डिस्प्यूटेड चीज है उसको पढ़ा करो कि भाई बिहार का वोटर लिस्ट का क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट जो है वह उस पर क्यों वर्डिक्ट दे रही है, क्या क्या चेंजेस है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या उसका ग्राउंड रियलिटी है। तो ये मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट, दैट मींस अवेयर, क्या हो रहा है चारों तरफ, आपको अवेयर रहना होगा। अभी तक नहीं सीखे, आगे सीखो कि कैसे अवेयरनेस रखोगे। अगर सोशल इश्यूज है, आप सोचोगे कि नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है, आपको उस पर कोई समझ नहीं है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, आईआर में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, स्पेस में क्या चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वे क्या करे, क्या प्रोग्रेस है, कौन कौन से मिशन यान एंड। तो एक अवेयरनेस आपकी हर एक सब्जेक्ट्स को लेकर होनी चाहिए। ठीक है, कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट में आते हैं, क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट करो, बेसिक प्रिपेयर करो, देन एडवांस लेवल पर जाओ। और ये तरीका केवल पॉलिटी नहीं, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब देखो कुछ डायनामिक टॉपिक्स आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट जजमेंट। अब यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्ट जजमेंट था, ठीक है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस था, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेट करके पूछ लिया।
गवर्नेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्ट है, बिल है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज है जो हमेशा रहते हैं कि भाई कभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात करें कि देश जो है अभी इंडिया वन ऑफ द मतलब इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेसी का मेन इसेंस क्या है? डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन तो है, इलेक्शन उसकी आत्मा है, स्पिरिट, ठीक है। और इलेक्शन इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है ये एक ऐसा इशू है जो हमेशा मेंस में तो बहुत पूछा जाता है, हाँ प्रीलिम्स में थोड़ा सा ऐसे सब्जेक्ट टाइप का या कुछ फैक्चुअल ज्यादा पूछ लिया जाता है कि भाई वो अगर वोटर आईडी है तो उसके बारे में क्या क्या इश्यूज हैं, कौन इसे बनाएगा, क्या चेंज हो सकता है, एक्स्ट्रा। और अगर आप देखिए, अगर आप जो डायनामिक टॉपिक्स है कि आप कोर्ट जजमेंट दे रहा है, कैसे प्रिपेयर करोगे, बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आप पढ़िए, वहां से आप इसको कवर कीजिए, है ना। तो आपका जो नॉलेज है करंट इवेंट्स के साथ हमेशा आपका कनेक्ट होना चाहिए कि स्टैटिक प्लस करंट, स्टैटिक प्लस करंट, है ना। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में दिया एक इंट्रो। आई होप आप समझ पाए होंगे और टॉपिक्स थोड़ा नोट करने की कोशिश कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं फिर वही बता दूं आपको कि आप इस बैच को फ्री में एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे आपको मेरी जो 9 क्लासेस हैं, मैंने आपको बता दिया कि 9 क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना। सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे इस बैच पे, जो कि आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो ये तो था थोड़ा सा एक ट्रेंड देखा और सिलेबस के हमने कुछ टॉपिक के जो कि स्टैटिक थे और करंट थे उसकी बात की। अब आगे जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जो हम करने आए, कि आखिर पॉलिटी जो है वह है क्या, क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज स्टेट। कब से ये सारी चीजें जो है वो शुरू हुई, हमें कब ऐसे लगा कि एक सिस्टमेटिकली कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वह होना चाहिए ताकि लोग पीसफुल रह सके। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, नोशंस है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉलिटी पढ़ के हम क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, और पॉलिटी आखिर है क्या। और अगर हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है तो हम इंडियन पॉलिटी ना पढ़ के हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि मैम पॉलिटी 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 पढ़ते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थ्योरी की, सो बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस है, वो क्या इसके ब्रॉडर टर्म है या नैरो टर्म है। पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस होगा या पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रॉडर टर्म देन पॉलिटी। इन सारे इश्यूज को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉलिटी? व्हाट इज पॉलिटी? हर एक गवर्नमेंट, हर एक सरकार, हर एक देश, स्टेट कह लो, कंट्री कह लो, हर एक देश का होता है एक रिमोट कंट्रोल, एक गवर्नमेंट के पास, वो किस तरह से देश को चलाएगी। इन सारी चीजों का, इन सब का हम जो स्टडी है वो पॉलिटी में करते हैं। सो पॉलिटी बेसिकली क्या रेफर करता है? रेफर टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज पॉलिटी? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वह काम करता है। आखिर हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह क्या है? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी है, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी है, वो सब पॉलिटिकल हो गया। तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, लाइक व्हाट इज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास अथॉरिटी है कि वह डिसीजन ले सके कि कोई भी जो कंट्री है वह किस तरीके से रन करेगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगर वायलेशंस होता है तब उस पर क्या एक्शंस लिए जाएंगे। कंप्लीट एक जो सिस्टम है वह बना होता है किसी भी देश का। किसी सरकार हो सकती है, कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान खुद को भले डेमोक्रेटिक करे बट कह सकते हैं कि भाई थियोक्रेटिक है ना। आगे सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है,
जहां पर इलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी प्रोसेस हम इलेक्शन की अपनाएं, हम इनडायरेक्ट प्रोसेस अपनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां पर लोग वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर होगा पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में। लोग जो है वह हमारे आपके इलेक्ट किए हुए जाएंगे, जिससे हमने वोट दिया है, जो जीत गया है, वहां से जाके गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, फिर वो अपना जो काम है वह कर रही है। और इन सारी चीजों का जो स्टडी है, कैसे इलेक्ट होगा, कौन इलेक्ट होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस, क्या डी क्वालिफिकेशंस है, ये सारी चीजें हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। सो बेसिकली कोई भी स्टेट किस तरीके से फंक्शन करेगा, एंड देखो सिस्टम को समझो। गवर्नमेंट तो समझ गए, ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास अथॉरिटी है, देश चला रही। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मतलब आप कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट तो समझ गए, व्हाट इज सिस्टम? देखो जैसे कि आप अगर मेरे सामने एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है, सीपीयू है, माइक लगे हुए हैं, माउस है, कीबोर्ड है ना, मॉनिटर है, कैमरा है, लाइट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। चलो लाइट्स इसमें कनेक्ट नहीं होंगी। तो बेसिकली सिस्टम हम क्या कहेंगे? अगर मैं कहूँ केवल सीपीयू, तो वो केवल सीपीयू है, वो पूरा होल सिस्टम नहीं है। सिस्टम मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें कि ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। अगर मैं कहूँ ये हेयर्स है, ये बॉडी नहीं है, ये फेस है, ये बॉडी नहीं है, ये हेड है, ये बॉडी नहीं है, ये शोल्डर्स है, ये बॉडी नहीं है, कंप्लीट जो बॉडी है, ठीक है, वो आपका ह्यूमन बॉडी होगा। सो वो एक पूरा ह्यूमन सिस्टम, वो पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम होगा। सिस्टम आप कभी भी किसी एक चीज, एक एलिमेंट को नहीं कह सकते। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, हम उसे सिस्टम कहते हैं। अब गवर्नमेंट में अगर हम कहें तो ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या है? गवर्नमेंट केवल जुडिशरी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट केवल एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकती, एग्जीक्यूटिव, और गवर्नमेंट केवल लेजिस्लेचर नहीं हो सकती, जैसे पार्लियामेंट, उसको हम केवल नहीं कह सकते लेजिस्लेचर। तो ये सब जो है आपस में ये इंटरकनेक्टेड है, और इसे ही हम गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम कहते हैं, और यही सिस्टम हम पॉलिटी में समझते हैं। ये जो सारा है बच्चे, वह क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। और इसी सिस्टम का हम जो पूरा सिस्टमैटिकली स्टडी है वो हम पॉलिटी में करते हैं। आगे मैं बात करूंगी कि जो पॉलिटी है वह स्टार्ट, आइए पहले मैं वो बात करती हूँ, फिर हम पॉलिटिकल साइंस पर आते हैं। बेसिकली हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल, अरस्तु, है ना, अरस्तु। और अरस्तु ने सबसे पहले ये कहा कि देखो, अगर कोई स्टेट है, स्टेट कोई ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें, तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑफिस इन आवर स्टेट, इन आवर स्टेट अफेयर्स, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड दिया, पॉलिटिया। सबसे पहले सिस्टमैटिकली अगर किसी ने इसको स्टडी किया, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस को, सो ये एरिस्टोटल थे, एंड इन्होंने यूज किया वर्ड पॉलिटिया। पॉलिटिया वर्ड यूज किया, और यहां इनके पॉलिटिया जो वर्ड है, ये इन्होंने आगे इसका मतलब मारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का, ठीक है। एंड ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, कि जो स्टेट अफेयर्स है, स्टेट ऑफिस है, इसके जो अफेयर्स हैं बेसिकली, इसको एक सिस्टमैटिकली ढंग से स्टडी करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो स्टेट है वह गवर्न हो, यही क्या है, ये इसको पॉलिटिकल साइंस कहा। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर जिन्होंने सिस्टमैटिकली पॉलिटिक्स को, पॉलिटी को एंड पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया। एंड साथ में इन्होंने एक बात और कही जो आप सभी जानते हैं, और शायद आप होंगे भी कि भाई बड़े राजनेता हो, और ऐसा है, बहुत सीधा साधा आप ना समझे, है ना।
सो मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इन्होंने कहा कि देखो लोग हो और पॉलिटिक्स ना हो, ये तो भाई बड़ी असंभव सी बात है, इम्पॉसिबल। सो अगर लोग हैं पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। वो राजनीति करेगा ही करेगा। वो क्या करेगा? वो राजनीति जरूर करेगा, पॉलिटिक्स जरूर करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वही है। और इसलिए एरिस्टोटल इस बात को कहते हैं। इन्होंने कहा कि देखो बिना पॉलिटिक्स के तो चीजें चल भी नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने का काम करेगा। एंड इसके अलावा एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि बेसिकली हमें स्टेट की जरूरत क्यों है। हम जैसे कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट या स्टेट, हमें स्टेट की जरूरत क्यों है? हम विदाउट स्टेट क्यों नहीं रह सकते? विदाउट स्टेट गवर्नमेंट ना हो। गांधी जी तो वैसे भी कहते हैं, स्टेटलेस की बात करते हैं, गांधी बात करते हैं, मार्क्स बात करते हैं। हाँ, तरीका थोड़ा अलग अलग है, बात सेम करते हैं, तरीका अलग अलग है, बात सेम करते हैं। तो जो प्लेटो है, ठीक है, एरिस्टोटल की बात हमारी हो गई। तो जो एरिस्टोटल है बच्चे, ये तो कहते हैं कि मैन जो है इज नेचर, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। एरिस्टोटल इस बात को कहते हैं कि जो मैन है वे क्या है? पॉलिटिकल एनिमल है। यहां तक चीजें ठीक है, पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। चलिए समझ गए हम इस बात को। आगे हम कुछ और थिंकर्स की अगर बात करें, जिसमें कि आते हैं प्लेटो। प्लेटो की बड़ी फेमस बुक है द रिपब्लिक। एंड द रिपब्लिक में ये आइडियलिज्म की बात करते हैं, ये एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं कि एक आइडियल स्टेट जो है वह होना चाहिए, तभी आप रह सकते हैं। आइडियल स्टेट, आइडियलिज्म की बात जो है वह प्लेटो करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि देखो, ये क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, ये कहते हैं कि देखो पॉलिटिक्स जो है बहुत सही, बहुत व्यवहारिक बात है, बहुत ग्राउंड रियलिटी है कि पॉलिटिक्स इस तरफ है और एथिक्स दूसरी तरफ है। पॉलिटी और एथिक्स का कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट है। एथिक्स पॉलिटिक्स कोई मतलब नहीं है इन दोनों चीजों से। मैकियावेली इस बात को मानते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स क्या बड़े अलग अलग चीजें हैं, और लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं और सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो स्टेट क्या है? स्टेट केवल एक स्वार्थ हो सकता है, यहां पर ये कहा। आगे हम देखेंगे थॉमस हॉब्स हैं, और थॉमस हॉब्स जो है ये इस बात को कहते हैं, बच्चों आपको रियल लगेगा। मैन, अब यहां पर तो इन्होंने कह दिया पॉलिटिकल एनिमल, अब इस एनिमल का नाम जो है वो इन्होंने वोल्फ रख दिया। मैन इज अ वोल्फ टू मैन। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? मैन इज अ वोल्फ, भेड़िया है दूसरे के लिए। मूवी देखिए भेड़िया। मैन इज अ वोल्फ टू मैन। और ये बेसिकली कैसा है? बहुत स्वार्थी है, प्रकृति से इसका जो नेचर है वह कैसा है? बहुत सेल्फिश है। और अगर ये सेल्फिश है तो डेफिनेटली ये अपना पावर इंक्रीज करेगा, दूसरे को सप्रेस करेगा, उसका शोषण करेगा। और इसलिए हमें सिक्योरिटी देने के लिए, पीस के लिए हमें एक स्टेट की जरूरत होती है। तो हम एक स्टेट में है, एक गवर्नमेंट में है, ठीक है, उसके पीछे थिंकर्स का अलग अलग मानना है, थोड़ा सोचना चाहिए फिर भी। कि अब जैसे कोई पूछ ले, आपने तो बता दी भाई गवर्नमेंट मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड सारी चीजें बता दी, डेफिनेशन बता दी, पर लोग कहीं कि स्टेट की जरूरत क्यों है? तब आपके पास कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि कोई थिंकर हो, आप उनके पीछे बता सके कि हाँ ये बात है, अब स्टेट इसलिए चाहिए क्योंकि एरिस्टोटल ने तो भाई पॉलिटिकल एनिमल कह दिया, तो कोई आइडियलिज्म की बात कर गया। किसी ने कहा कि पॉलिटिक्स है तो एथिक्स नहीं है ना, सत्ता सब कुछ है, स्टेट जो है वह बड़ी सेल्फिश है। एंड इसके बाद हॉब्स जो है वह, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि मैन इज अ वॉल्फ टू अनदर। तब ऐसे में ये बताते हैं कि स्टेट जो है वह हमें सिक्योरिटी देता है, स्टेट जो है वो हमें पीस एंड एथिक्स, पता है कि अगर कुछ काम किया, कुछ कांड किया तो पकड़े जाएंगे, तो डर रहता है ना, ये वाली बात है। सो बेसिकली आप स्टेट समझ गए, गवर्नमेंट समझ गए, पॉलिटी समझ गए,
एक बात, इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज इंडियन पॉलिटी? रेफर टू द पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर इन गवर्नेंस इन इंडिया। तो इंडिया में जो गवर्नेंस है उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज इंडियन पॉलिटी। सो बेसिकली एक और टर्म मैं आपको सिखाती हूं, एंड ये टर्म है आपका पॉलिटिकल साइंस। ये टर्म है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। So basically friends, what is the difference in between political science and polity? So basically जो political science है, it is broader than polity. Political science, it is broader than polity. पॉलिटी में तो गवर्नेंस का सिस्टम और ये सारी चीजें ही बढ़ रहे हैं, बट जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, देन पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियोलॉजीज को भी कवर करते हैं। तो इसमें पॉलिटी के साथ साथ थ्योरीज एंड प्लस जो आइडियोलॉजीज है हम इन्हें भी कवर कर रहे होते हैं। सो बेसिकली इट्स अ ब्रॉडर टर्म देन पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रॉडर टर्म देन पॉलिटी, एंड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, स्टेट पावर, पॉलिटिकल बिहेवियर, इन सारी चीजों को हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट, स्टेट पावर, गवर्नमेंट, स्टेट पावर, ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट का बिहेवियर, आइडियोलॉजीज, तो ये सारी चीजें जो है ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में बच्चा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिमाग में आता है, आपके भी आ रहा होगा, और इतना बताने के बाद मुझे भी लग रहा है कि चलो बता ही देते हैं। पॉलिटी पढ़नी है फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है? पॉलिटी पढ़नी है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कहें तो किसी भी देश, स्पेशली चलो इंडिया की बात करते हैं, सो इट्स अ रूल बुक, इट्स अ बाइबल और गीता। देश की बाइबल, देश की गीता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या है? किस तरीके से देश चलेगा, वो रूल्स क्या होंगे, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, वो सारी चीजें हमें कौन बताने वाला है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाला है। पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, वो सारी चीजें। सो देश की बाइबल और गीता ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक हम कह सकते हैं कि जो बंच है सारे रूल्स का। हाँ, इसमें आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स, सारी चीजें जो है वह इसमें मेंशन है कि कैसे हमने कहा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जुडिशरी कैसे काम करेगी, जुडिशरी में जो जजेस है वे कैसे अपॉइंट होंगे, क्या रिमूवल होगा। यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट है वह किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या कॉलेजियम सिस्टम बनेगा, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो जो आपको पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम पढ़ना है, जो गवर्नेंस के बारे में जानना है, वो सारी चीजें, वो रूल्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना आपको? तो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीजें मेंशन इसी तरह यहीं पर है कि जो गवर्नमेंट है वे आखिर किस तरीके से फॉर्म होगी, किस तरीके से इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं बच्चा? वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लाइक का लव लेटर, चाय के साथ साथ खत्म कर लो, बहुत छोटा सा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कहते हैं कि ये इंसाइक्लोपीडिया है। कभी कभी कोई ऐसी पीडीएफ नहीं आ जाती अपने व्हाट्सएप पे कि खुली नहीं रही है, वो एरर पीडीएफ वाला मामला जो आता है वो है।
वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इसमें कितने वर्ड्स हैं। एंड यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कीजिए, कितना सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड वन ऑफ द, आप कहें कि किसी मॉडर्न स्टेट में पहली बार जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आता, जिससे पूरे देश चल रहा होता है, गवर्नमेंट काम कर रही होती है, वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि रिटर्न है। यूके की बात करें तो यूके कहता है हम तो पुराने खिलाड़ी, हमें सब याद है, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है। बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाता है, एक बुक मिल जाती है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है। 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में इसको लिखा गया। 60+ जो देश है वर्ल्ड के, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको छाना गया। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसको छान लिया। उसके बाद जो उसका इंपॉर्टेंट क्रीम ऐसी चीजें थी जो हमें लेना चाहिए था, वो हमने इंडिया के सिस्टम के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट किया, सीधा कॉपी नहीं किया, है ना। सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, सो रिटर्न है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सारे फीचर्स मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊंगी, ठीक है। अभी केवल आप इन वर्ड्स को समझें। ओके, सो नेक्स्ट आपको पॉलिटी का पूरा सिलेबस समझाऊं उसके पहले एक ये बता देती हूं कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि मैम ये जो टर्म है वो कहाँ से आता है, कैसे हम जो पॉलिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आता है, कैसे इसकी जो स्टडी है वह सिस्टमैटिकली स्टार्ट हुई। तो चलिए आइए हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटी टर्म की, तो ये जो टर्म है ये आता है पॉलिस वर्ड से। आप ग्रीक मैप देखेंगे, आप कुछ मैप देखेंगे बच्चे, एंशिएंट मैप अगर देखेंगे तो आपको बेसिकली आपने स्पार्टा कुछ मूवीज ऐसी देखी होंगी, है ना। तो उन मूवीज में बेसिकली जैसे कि हम स्पार्टा की बात करते हैं या आप और भी ऐसे ओलंपिया की बात करें, तो ये क्या था कि एक सिटी जो है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है पॉलिटी की, ये पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम की, हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉलिटी वर्ड की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, पॉलिस वर्ड से होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ओलंपिया एंड स्पार्टा सुना होगा, आपने ओलंपिया देखिएगा ओल्ड ग्रीक मैप में एंड स्पार्टा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये ना पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे। सिटी स्टेट मतलब एक जो शहर है उसने एक गवर्नमेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया, अपने जो सिटी अफेयर्स थे वो उसको खुद कंट्रोल करने लगा। तो यहां से सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है दैट इज सिटी स्टेट। जैसे आज मॉडर्न हम बात करते हैं कंट्री की, स्टेट की, उस वक्त सिटी स्टेट हुआ करता था, है ना। सो पॉलिस वर्ड से आता है। पॉलिस वर्ड का जो यूज किया जाता था फ्रेंड्स, वह किया जाता था सिटी स्टेट के लिए। एंड सिटी स्टेट क्या होते थे, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। सिटी स्टेट एक जो शहर है वो पूरा कंट्री की तरह जो बिहेव है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिटी स्टेट हुआ करते थे और धीरे धीरे ये जो सिटी स्टेट है, इनका जो अफेयर्स था, इनके जो भी मामले थे, सिटी स्टेट के जो अफेयर्स थे, जो मामले थे, इनको पॉलिस कहा जाता था। इनके अफेयर्स को पॉलिस वर्ड यूज किया जाता था। एंड आगे बच्चे ये जो पॉलिस वर्ड है, ठीक है, यहां से जो पॉलिटी वर्ड है, पॉलिटी टर्म है, ये आता है, ठीक है। अब लेकिन देखो वो जो सिटी स्टेट थे ना पहले, अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि सिटी स्टेट को फिर कैप्चर कर लिए तो बड़े बड़े अंपायर्स बनने लगे, साम्राज्य। आप कई किंगडम वाली जब कहानियां सुनते हैं, एम्पायर वाली कहानियां सुनते हैं, बस वही। तो सिटी स्टेट के बाद अब एम्पायर बनने लगते हैं। जैसे कि आपने ऑटोमन एम्पायर सुना होगा। सिटी स्टेट को बाद में किसने कैप्चर कर लिया, बड़े बड़े साम्राज्य बन गए, है ना। इन्होंने सिटी स्टेट को कैप्चर कर लिया।
एम्पायर्स ने जो सिटी स्टेट है इसको कैप्चर कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य, रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य, ये सारे कॉन्सेप्ट आए। अब देखो अंपायर्स जो थे वो चूंकि इतने बड़े थे बच्चों, आप खुद सोचिए कि बहुत बड़ा अगर अंपायर हो तो आप उसको ठीक से कंट्रोल तो कर नहीं सकते। आप जब ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते तो आगे जाके वो डेफिनेटली ब्रेक डाउन होगा। और ऐसे में बच्चे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है सिटी स्टेट और अंपायर के बाद, दैट इज नेशन स्टेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है आफ्टर एम्पायर, नेशन स्टेट। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया। अब चूंकि एम्पायर्स तो इतने बिग थे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह से और एक साथ करना दैट इज इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इमर्ज हुआ दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है और ये था बच्चा नेशन स्टेट। एंड व्हाट इज नेशन स्टेट? नेशन स्टेट दैट मीन्स कोई एक स्टेट या कंट्री या कोई भी एक एरिया जो कि किसी कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज से जुड़ा हो और इससे वो आपस में एक स्टेट महसूस करे। कॉमन कल्चर एंड कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, जिससे वो एक ब्रदरहुड फील करे, एक स्टेट फील कर ले। कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, है ना। तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, इंडिया के बारे में जो हम सबसे फर्स्ट, सबसे पहली जो एक विशेषता, एक फीचर बताते हैं बच्चे, वो क्या है? आपके दिमाग में शायद डाइवर्सिटी आ गई होगी। पहली अगर मैं आपसे फर्स्ट फीचर पूछूं, और इवन एनसीईआरटी में भी आप क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो आपको पॉलिटी सिखाई जाती है, बच्चों शुरू कराई जाती है, दैट इज डाइवर्सिटी। सबसे पहले आपको वही पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है बस वही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये कॉइन जवाहरलाल नेहरू ने फेस किया, ठीक है, ये कॉइन किया उन्होंने, ये फेस। सो बच्चे नेशन स्टेट तो कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, बट इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में इंडिया फिट नहीं होता क्योंकि देयर इज नो कॉमन कल्चर। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं सहिष्णुता, टॉलरेंस, इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी विशेषता, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, सो नो, इंडिया जो है वह बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। सो नेशन स्टेट हम इंडिया के लिए यूज नहीं करते हैं। इंडिया के लिए चूंकि बच्चे जब हम भारत देश की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो फीचर, विशेषता आता है दैट इज डाइवर्सिटी। एंड ये जो डाइवर्सिटी है आप देखेंगे मल्टी रीजनल, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजन। कोई ऐसा कॉमन एक कल्चर नहीं है जो हमें एक नेशन स्टेट की डेफिनेशन में फिट करता हो। और इसीलिए इंडिया के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज स्टेट ऑफ नेशंस। क्या टर्म यूज होगा इंडिया के लिए? स्टेट ऑफ नेशंस, स्टेट ऑफ नेशंस। चलिए एक बार फिर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो पॉलिटी वर्ड है कम्स फ्रॉम वर्ड पोलिस, एंड पोलिस वर्ड का जो यूज किया जाता था ये सिटी स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए किया जाता था। एक सिटी जो कि स्टेट की तरह बिहेव करने लगी, एक सिटी जो कि बच्चे स्टेट की तरह बिहेव करने लगी, हम उसके लिए ये जो टर्म है वो हम यूज कर रहे थे। ठीक है, ये यहां तक आपको क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट देखो कि सिटी स्टेट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है दैट इज अंपायर। उनकी जगह जो है सिटी स्टेट की वो एम्पायर ने ले ली। अब बड़े बड़े ऑटोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य होने लगते हैं। लेकिन अब बहुत समय तक ये साम्राज्य खुद को बांध नहीं पाते, टूट जाते हैं, नेशंस में टूट जाते हैं, कंट्री, है ना। और यहां पर जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट इमर्ज होता है
और इंडिया के लिए हम चूंकि नेशन स्टेट यूज नहीं करते हैं वर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, पॉपुलेशन है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजन है ना, रिलीजियस, और इसी वजह से हम टर्म यूज करते हैं इंडिया के लिए स्टेट ऑफ नेशंस, स्टेट ऑफ नेशंस। सो हम कंट्री के लिए स्टेट वर्ड यूज कर लेते हैं, बट व्हाट इज अ स्टेट? नेक्स्ट अब तो दिमाग में ये आता है कि आप कह रहे हैं स्टेट, तो स्टेट के क्या कुछ एलिमेंट्स हैं? स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? आइए एक टर्म और सिखाती हूं मैं आपको, और ये टर्म है आपका स्टेट बच्चा। कि जब हम कहते हैं व्हाट इज स्टेट, मतलब कोई भी अगर देश है, कंट्री है, ये खुद को देश कब कह सकता है? कोई भी कंट्री, कोई भी कह दे कि हम एक स्टेट है। जैसे कि अगर आप एक रेगिस्तान में खड़े हो जाए और आप कह दे कि मैं यहां का प्रेसिडेंट हूं, तो क्या उसको देश मान लेंगे? आप एक पानी के जहाज पे खड़े हैं, आप कहे मैं इस जहाज को आज से एक देश घोषित करता हूं, इज इट पॉसिबल? नो। व्हाई? क्योंकि एक स्टेट होने के लिए आपके पास होने चाहिए 4 एलिमेंट्स। एक स्टेट वो होगा जो कि 4 एलिमेंट्स जिसमें होंगे ही होंगे, और एक भी एलिमेंट अगर नहीं होगा तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा। सो ये जो स्टेट है बच्चा, इसके 4 एलिमेंट्स आइए जानते हैं। देखिए ये सारी चीजें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट मैं आपसे कहूं, अगर कोई कह रहा है कि भाई हम स्टेट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास लेकिन पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए। वही मैंने कहा कि आप एक ऐसी वीरान जगह चले जाए जहां पर कि कोई भी पॉपुलेशन ना हो, आप अकेले हो, और ऐसे में आप ये घोषित कर दे कि अब ये देश है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूं। जैसे एक इसका एग्जाम्पल मिलता है, कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे आप देखेंगे कि कई जगह पर जहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो काम है वह किया जाता है, तो वो वहाँ के एक प्लेटफॉर्म पर एक फैमिली थी, उसने कहा कि हमें एक देश माना जाए, और उसमें से एक जो है वह प्रेसिडेंट बन गया, एक पीएम बन गया, एक सेक्रेटरी बन गया, एक गवर्नमेंट बन गई। और क्या हम उसको एक देश घोषित कर दें? तो जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर जहाँ लोग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, देयर इज नो स्टेट, देयर इज नो स्टेट। अब लेकिन देखो पॉपुलेशन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल केवल पॉपुलेशन है, तो स्टेट हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? आपके पास एक क्षेत्र होना चाहिए, आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कि हम इंडिया कहेंगे, हमारे पास हमारा एक अखंड भारत है ना, और हमारी अपनी एक टेरिटरी है, हमारी अपनी बच्चा एक टेरिटरी है। तो बिना कोई क्षेत्र के, भूटान का नहीं कैप्चर करना है भाई, विवाद हो जाएगा, ठीक है, तो बिना किसी टेरिटरी के कोई देश नहीं हो सकता। आप कहें कि आपके पास कोई क्षेत्र नहीं है, कोई एरिया नहीं है, भूभाग नहीं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक जहाज पर जा रहे हैं और उस जहाज का अगर आप कहें कि अब तो ये पासपोर्ट है, ये मैं करेंसी जारी करता हूं, ये आज से करेंसी होगी, ये पासपोर्ट होगी, और अब हमें एक गवर्नमेंट माना जाए, क्या उसको माना जाएगा? क्या उसको एक कंट्री का स्टेटस मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। आपके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, आपके पास एक क्षेत्र होना चाहिए, लोग होने चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए, तभी आपको स्टेट माना जाएगा। पर अगर बच्चा केवल स्टेट, पॉपुलेशन और टेरिटरी से तो नहीं बनता, ये दोनों चीजें हैं, तब भी हम उसको स्टेट नहीं कहेंगे। वाई? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां पर एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है who have authority to take decision, सो गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट होगी जो डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट होगी बच्चा जो डिसीजन लेगी, है ना, गवर्नमेंट होगी वहां के डिसीजन लेने के लिए, अथॉरिटी के लिए। बट एक बात बताओ, जब हमारे पास, जब हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, मुझे एक बात का आंसर दीजिए, 1947 तक
जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, बताइए कब से कब तक, देन हमारे पास पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी एंड गवर्नमेंट भी थी, फिर भी हम खुद को एक कंट्री, एक स्टेट जो है वह इस तरीके से नहीं डिक्लेयर कर सकते थे कि हम दूसरे देश के साथ जाके समझौता कर सके, किसी दूसरे देश के साथ जाके किसी तरह का एमओयू साइन कराए कोई। तब ऐसा क्या था कि हम खुद को एक भारत देश और उस तरीके से हम नहीं कह पाते थे जो आज हम कह लेते हैं। तब क्या था, ऐसा क्या नहीं था जो आज है। जब अंग्रेज जाते हैं देन हमें मिलती है संप्रभुता, दैट इज सोवरेनिटी। तो जब तक एक कंट्री, एक स्टेट सोवरेन नहीं है, देन देयर इज नो चांस कि वो स्टेट है। सो सोवरेनिटी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सोवरेनिटी कि आप अपने डिसीजन खुद ले सके। तो एक स्टेट या एक कंट्री होने के लिए ये फोर एलिमेंट्स जो है फ्रेंड्स, ये चाहिए। कोई भी कंट्री खुद को तब तक कंट्री नहीं कह सकता जब तक वो सोवरेन नहीं है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजंस है वो खुद से नहीं लेता। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, वही माई बाप था हमारा, वही माई बाप सरकार थी। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी देन हम सोवरेन नहीं थे, और अगर हम सोवरेन नहीं थे तो हम कैसे ये क्लेम कर दे कि हम एक स्टेट, एक कंट्री है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है इसमें पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटोरियल सोवरेनिटी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में बेसिकली बच्चे हम पढ़ते यही है कि अब जैसे कि पार्लियामेंट है, किस तरीके से काम करेगी पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन का काम करेगी, बट कैसे करेगी, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट क्या करती है, आपको कुछ टॉपिक समझाती हूँ, जैसे जिस बच्चे कभी पॉलिटी के बारे में नहीं जाना समझा, पॉलिटी में हम पढ़ते क्या है बच्चे, करते क्या है। अब जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है, हम लॉ मेकिंग करने वाली बॉडी को कह देते बच्चे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन कर रही है, लॉ मेकिंग करती है। पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, तो जिन्हें हम कह देते हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव। और इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है, इनडायरेक्ट है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में एमपीज मिल जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेशन की जब बात करेंगे बच्चा तो स्टेट में आपको एमएलएज मिल जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली, जो आपके विधायक, चचा विधायक है हमारे, वो वाले चचा मिल जाएंगे, समझे। तो ये कैसे इलेक्ट होते हैं, क्वालिफिकेशन डिक्वालिफिकेशंस क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या आरपीए एक्ट कहता है, ये सारी चीजें ये सब पढ़ते हैं, ये सब आपका पॉलिटी का विषय है। अब देखो जैसे कि इनका इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर अभी इलेक्शन कमीशन है। अभी राहुल गांधी ने काफी क्वेश्चंस उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स दिए, इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट। अब आप देखेंगे कि इंडिया में अगर आप कहें फर्स्ट सिटीजन कौन है, अगर जनगणना होगी तो फर्स्ट सिटीजन कौन होगा, फर्स्ट सिटीजन कौन होगा इस देश का, इस देश का जो आप कहे कि स्टेट का जो हेड है, स्टेट कंट्री का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि हेरिडिटरी। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब देश से है, राज्य से नहीं। हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और वही आप कहे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, सरकार के लिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेन खिलाड़ी कौन है जिसके पास सारे पावर है, तो वह पीएम हो गए। ये सब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। हेड ऑफ द यूपीएससी ने एक बार यही क्वेश्चन पूछा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन, हेड ऑफ द स्टेट कौन। अब बारी आती है भाई जुडिशरी की, न्यायपालिका। अब जुडिशरी क्या कर रही है, रूल्स का हो रहा है वायलेशन, तो यहां पर अब सजा देने का काम जो है वह किसका है,
डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। स्टेट में हाई कोर्ट से, है ना, सॉरी, स्टेट में हाई कोर्ट से टॉप पर। हमारी पूरी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब जुडिशरी का सिस्टम है। जुडिशरी में बात करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और हम आप है बच्चे वोटर, 18 साल के हो गए, वोटर आईडी बन गया, ठीक है, अब आप है वोटर। तो इलेक्शन में अगर वोटर जो है, वोटिंग जो है, अगर ये फेयर ना हो तो इलेक्शन किसी काम के नहीं, और इसलिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने सब्जेक्ट्स टॉपिक्स बताए जो कि हम सारे मतलब पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसके अलावा काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि, जैसे कि अब यूपीएससी है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लाख पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वह बोलता रहे कि आप ये करो, सही नहीं करो, वो नहीं सुनता, उससे नहीं सुनना, है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, वो सब भी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, वो भी वर्क कर रही गवर्नमेंट के साथ। यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे अधिकारियों को पढ़ते हैं, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखेंगे कि ऑफिसेज है, उन सबको पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पॉलिटी में हम पढ़ेंगे। क्लियर? आइए आज की क्लास में हमने क्या सीखा एक बार और समझते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और जो आपका ये फ्री बैच है बच्चा, आप इसके सारे जो नोट्स है जो आज मैंने पढ़ाया है ये आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नोट्स देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और इस टेलीग्राम चैनल @मंजू चौधरी PW UPSC वाला स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं, जो बच्चे चाहते हैं कि 2028 में आपका टारगेट है और आपको 3 साल पूरी स्टडी करनी है, तो आपके लिए प्रारंभ का 3 ईयर प्रोग्राम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, और इसकी पर ईयर अगर आप देखेंगे 10,000 के आसपास प्राइस है, सारी चीजें हैं। और आज हमने पॉलिटी इंट्रो की बात की, आगे आपको 9 क्लासेस मिलने वाली है, एक दिन के बाद एक दिन, वीक में 3 डेज क्लासेस आपको मिलेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलोसफी, सिटीजनशिप, राइट्स, इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फेडरल, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चा हम पढ़ने वाले हैं। हमने पॉलिटी में देखा कि ये आपका एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, लगभग हर साल 15 से 20 ऑन एवरेज, कुछ स्टैटिक कुछ डायनामिक टॉपिक्स की बात की। व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड हमें स्टेट की जरूरत क्यों है, एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स क्या कहते हैं, कहाँ से जो पॉलिटी का पूरा मामला है, सिटी अफेयर्स, एम्पायर्स, नेशन स्टेट, स्टेट ऑफ नेशंस स्टार्ट होता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के क्या 4 एलिमेंट्स है, स्टेट के क्या 4 एलिमेंट्स है। यूपीएससी यहां से भी इसको भी क्वेश्चन के रूप में पूछ चुका है ना, थोड़ा याद रखा करो चीजों को। तो ये सारी चीजें है बच्चा। चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही, एक इंट्रोडक्शन हमने छोटा सा समझा। आगे आने वाली क्लास हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बारे में। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। कोई आप चाहते हैं कि नहीं मैम कुछ सुधार हो, कमेंट कीजिए, है ना। चलिए बच्चों, सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड लक टू ऑल।